जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की आज 2 कार्यक्रमों में शिरकत। सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर में रक्षाबंधन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। रुड़की के एक होटल में छापेमारी की कार्रवाई। कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कार्रवाई। 8 लड़कियों और 5 युवकों को किया गिरफ्तार। सेक्स रैकेट का धड़ल्ले से चल रहा था धंधा। उधम सिंह नगर के किच्छा में रिश्ते शर्मसार। पत्नी ने भाई और जीजा के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। कमलेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो वहीं रामनगर के चुकुम गांव में आपदा प्रभावित लोगों में जागी उम्मीद की किरण। 31 वर्षों से कर रहे विस्थापन की मांग। 120 परिवारों को बसाने की तैयारी में प्रशासन। हाथी डंगर क्षेत्र में दिखाई गई जमीन। प्राकृतिक आपदा और आपातकाल में नागरिक रहेंगे सजग। जिले के थाने चौकियों में लगाए गए लंबी रेंज के इमरजेंसी सायरन। आपात स्थिति में 16 किलोमीटर तक करेंगे अलर्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री धामी सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे धामी। 3:30 बजे मुख्यमंत्री धामी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। आयोग द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षी लिखित भर्ती परीक्षा को आज चंपावत के 5 परीक्षा केंद्रों में संपन्न कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चंपावत राज्य गणपति ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को चंपावत में 5 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 1 बजे तक सकुशल संपन्न किया जाएगा। भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल परीक्षा केंद्रों में लगाया जाएगा। जो पुलिस जो आरक्षी की जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो चंपावत में 5 सेंटर्स में होने जा रही है। इसमें कुल 1549 बच्चे परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसमें सभी जो हमारे केंद्र हैं पाँचों के 5 केंद्रों का नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया था, जिसमें केंद्र में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। CCTVs वहाँ पे हुए हैं पर्याप्त मात्रा में। वहाँ पे पुलिस की तरफ से 1 सब इंस्पेक्टर, 1 एडिशनल SI और 4 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 1 लेडी कांस्टेबल, इनकी तैनाती पर केंद्र पे की जा चुकी है तथा ट्रैफिक प्लान भी बनाया जा चुका है। रुड़की के एक होटल में छापेमारी करते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 8 लड़कियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया गया है कि लंबे समय से इस होटल में सेक्स रैकेट का जो धंधा था धड़ल्ले से चल रहा था। आपको बता दें कि रुड़की में एक बार फिर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने सेक्स रैकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस और AHTU की संयुक्त टीम ने मलकपुर चुंगी के समीप स्थित होटल श्रीनिवास में देर शाम छापा मारा और इस दौरान होटल के अलग अलग कमरों में युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। टीम ने होटल की घेराबंदी करते हुए सभी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की गई। बताया गया है कि इस होटल में लंबे समय से सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जहां फिलहाल टीम की कार्रवाई जारी है। कोतवाली रुड़की क्षेत्रांतर्गत कल मलकपुर चुंगी के आसपास पर एक होटल है, गेस्ट हाउस की तरह ऑपरेट किया जा रहा था। तो उसमें देह व्यापार की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर पुलिस के द्वारा उसमें छापामारी की गई। AHTU की टीम के द्वारा उसमें सम्मिलित रही और इसमें 8 युवतियां तथा 5 युवक जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मौके पर उनके पास आपत्तिजनक कृत्य करते हुए पकड़े गए हैं।
यह एक संगठित तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं वो देश के विभिन्न भागों से, स्पेशली कुछ चंडीगढ़ से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, तो इस तरीके का अपराध यहाँ पर किया जा रहा था। तो उसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उचित विधायी कार्रवाई की जा रही है। उधमसिंह नगर के जिले के किचा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। किचा में पत्नी ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। किचा पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुए कमलेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किचा कोतवाली अंतर्गत धादा फार्म क्षेत्र में 2 दिन पूर्व 45 वर्षीय कमलेश का शव अमरूद के बाग से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। कमलेश के परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक कमलेश की पत्नी पिंकी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ पति कमलेश की हत्या करने तथा शव को बाग में ठिकाने लगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कमलेश की हत्या गला घोंटकर किए जाने की पुष्टि के बाद किच्चा पुलिस ने जांच तेज कर दी। एक व्यक्ति की बॉडी धादा फार्म में थी और उसको घर उठा के ले गए हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। एक सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गई थी, चौकी इंचार्ज हमारे वहाँ मौके पे गए, सब को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराने को भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किया जाना गला घोंटकर आया। 31 की रात को ही मृतक की पत्नी के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखवाई अज्ञात के खिलाफ। दौरान विवेचना स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी, उसकी लड़की और दामाद, इन तीनों ने मिलकर के मृतक कमलेश के शराब पी करके इनके साथ मारपीट करना, झगड़ा करना आए दिन ये होता था। तो तात्कालिक रूप से उस समय ज़्यादा इनका झगड़ा बढ़ा तो इन्होंने उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। कालाढूंगी की धमोला निवासी महिला शांति देवी को रात में सोते हुए सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह जब परिजनों ने देखा तो वे मृत अवस्था में मिली। वहीं घटना को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि परिजनों के द्वारा पता चला है कि सांप काटने से मौत हुई है। अभी जो मरीज आई थी वो मृतक थी और जिसको हम पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए हैं। किस वजह से इसकी मौत हुई है सांप ने काटा, लेकिन मरीज लोग के जो परिवारजन है वो बोल रहे थे कि उसको सांप ने काटा है। अभी बाकी हम पुष्टि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी कर पाएंगे। तो वहीं चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं नैनीताल की, जहां नैनीताल जिले की रामनगर तहसील से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदा प्रभावित चुकुम गांव के लिए आखिरकार एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। करीब 31 वर्षों से विस्थापन की मांग कर रहे इस गांव के लोगों को प्रशासन द्वारा रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत आने वाले आम पोखरा रेंज के हाथी जंगल क्षेत्र में नई जमीन दिखाई गई, जो ग्रामीणों को काफी पसंद आई। इस जगह पर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि है, जिसे प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चुकुम गांव के करीब 120 परिवारों को यहां स्थायी रूप से बसाया जा सकता है। ये भी बता दें कि चुकुम गांव के लोग 1993 से लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं और ये गांव रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्र में स्थित है। हमें ये है कि क्या कहते हैं, हम वहाँ 93 से बाढ़ आई है। हमारा तब से यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा विस्थापन करो, अभी तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ हो। आज हमें आया ऑर्डर कि तुम यहाँ देखने आओ, हाथी डंगर है और क्या कहते हैं आम पोखरा है, जहाँ भी होगा फिर वहाँ हम तुम्हें देंगे। अब आम पोखरा में कम है तो हाथी डंगर में ज्यादा है। अब देखो हमारे लोग कहाँ लेते हैं, आम पोखरा में लेते हैं, हाथी डंगर आम पोखरा में कम हो जमीन, तो वहां से हमें वहां से यहाँ तक बता रखा। अब उधर से तो यहाँ सही है, हमारा ठीक ही है। बहुत लंबे समय से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा बार बार हमें भ्रमित किया गया, कभी इधर दिखाया कभी उधर दिखाया, जमीन सही से नहीं हुई, ना तो कार्रवाई सही से की गई है। तो आज ये पुनः फिर हमें यहाँ पर 50 नंबर प्लॉट पे हाथी डंगर यहाँ पर लेके आए हैं दिखाने के लिए। गाँव वाले हालांकि सहमत हैं उसमें, और इसका लेकिन थोड़ा सा एसडीएम साहब का जो कहना है कि एक जगह पे लैंड प्रॉपर जो राजस्व लैंड है वो एक जगह पे यहाँ पर नहीं मिल पा रही, तो इसलिए 2-3 जगह पे देख रहे हैं। चुकुम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। बीच में ही हमने आम पोखरा में पहले लैंड सेलेक्ट की थी, बाद में वहाँ प्लांटेशन होने के कारण उस लैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था।
तत्पश्चात किलावली एक जसपुर की रेंज में पड़ता है, उस जगह को भी चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा वहां पर जाने से इनकार कर दिया गया था। अतः पुनः आम पोखरा की जो कुछ बची हुई लैंड थी, उस लैंड को भी साथ चिन्हीकरण किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासी तैयार भी हो रखे हैं। अभी सबसे वार्ता भी हमारी चल रही है और यहाँ पर कितनी जो सामुदायिक सुविधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके संबंध में सबको बुला के इसे सम्मति पत्र भी लिए। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की अगली खबरों की। तो हाईकोर्ट में 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान राज्य आंदोलनकारी पर गोली चलाने के मामले में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई हुई। निचले अदालत के आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अगस्त 1994 को उत्तराखंड आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के बाद 3 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारी तत्कालीन सपा नेता सूर्यकांत धस्माना के देहरादून आवास पर एकत्रित हुए। इस दौरान धस्माना के बचाव में फायरिंग हुई। फायरिंग करने के दौरान आंदोलनकारी राजेश रावत की मौत हो गई और 2 अन्य आंदोलनकारी जख्मी हो गए। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका मुकदमा स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट देहरादून में चला। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार ढाक वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी आयुषी बुटोला ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में काफी खुशी की लहर बनी हुई है। इसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत होने की खुशी में ढाक वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी आयुषी बुटोला पहुंची ग्राम सभा बुड़गांव गांव में, जहां ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य आयुषी बुटोला का अपने गांव में फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने अपने गाँव की समस्या नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को सामने बताई। स्वास्थ्य, रोजगार, दूरसंचार और सड़क को लेकर हम उन पर कार्य करेंगे और इसमें मुझे ढाक वार्ड की समस्त जनता का सहयोग और समर्थन इसी प्रकार मिला तो हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और अपने क्षेत्र को विकास की एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं प्रेमानंद महाराज के वायरल बयान पर अब हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची भी खुलकर मैदान में आ गई हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को युवाओं का भविष्य तबाह करने वाला बताने वाले प्रेमानंद महाराज के बयान का जहां एक और विरोध हो रहा है, वहीं साध्वी प्राची ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है। साध्वी प्राची ने तल्ख अंदाज में कहा है कि आज की महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बनाए रखती हैं, जिसके कारण मेरठ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जहां महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या तक कर रही हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज का पक्ष लेते हुए कहा कि जब समाज की हकीकत ऐसी है तो सच्चाई बोलना गलत कैसे हो सकता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं बहुत सम्मान करती, पूरा समाज करता है और उनकी जो वक्तव्य होता है, उनकी जो प्रवचन होता है वो बहुत अच्छा होता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। पूज्य महाराज जी ने किस उसको प्रकरण को लेकर की ये बात कही, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई है कि जो बेटियां अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, कई बॉयफ्रेंड रख रही है, वो घर नहीं बसा सकती। ये बात बिल्कुल सच है और ये ठीक कहा है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने, ये गलत नहीं कहा है। पति परमेश्वर होता है और जब शादी के बाद 4 बॉयफ्रेंड 5 आएंगे तो घर कैसे बसेगा उसका। इसीलिए जरूरी है कि भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत बेटियां अपना घर बसाएं। जिला प्रशासन ने जिले के थाने चौकियों में आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन स्थापित किए हैं। राज्य में प्रथम बार आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन दून में जो है स्थापित हुआ है। प्रथम चरण में थाना पटेल नगर, राजपुर, डालनवाला, कैंट, कोतवाली, बसंत विहार, बिंदाल चौकी, लक्कीबाग चौकी, पुलिस लाइन, नेहरू कॉलोनी में 8 किलोमीटर रेंज तथा ऋषिकेश, प्रेमनगर, क्लेमेटाउन और रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज के आधुनिक लॉन्ग रेंज के सायरन स्थापित किए गए हैं। शुरुआती चरण में घनी आबादी वाले 13 स्थानों में स्थापित आधुनिक लॉन्ग रेंज सायरन किए जा रहे हैं। जिले में प्रथम बार जल्द मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एयरपोर्ट, बड़े अस्पताल, वहीं ISBT, वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट, रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम लगेंगे।
उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर लगातार सीलिंग की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में जो मदरसे पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको लेकर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है वे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के फैसले का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर तरीके से काम हो रहा है और जो मदरसे राज्य सरकार या मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि सील किए गए सभी मदरसे बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रहे थे और बिना अनुमति के धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए थे। सरकार ने कहा कि ये संस्थान निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, उनको सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो मदरसा बोर्ड अंजाम दे रहा है, वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर मंगलौर के प्रमुख समाजसेवी नरेंद्र शर्मा और उनके बड़े बेटे जो हैं वार्ड नंबर 3 के सभासद रजत शर्मा ने मंगलौर कोतवाली के अधिकारियों और सिपाहियों सहित यूपीसीएल के अधिकारियों को माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंगलौर कोतवाली के कोतवाल शांति कुमार, वहीं एसएसआई नरेंद्र राठी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मंगलौर यूपीसीएल से एसडीओ अनुभव सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी शिरकत की। मैं जो हमारे सम्मानित पुलिस और बिजली विभाग, इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, उनको और हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जो मैं हमेशा ही करता आया, पहले से करता आया, 2-3 साल से तो नहीं हो पाया था, लेकिन हमेशा जो उधर सा मेरा होटल तब भी मैं करता रहा। और किस तरह से सम्मानित किया आपने इन लोगों को? बस फूल मालाओं से, शोल उड़ा के। कांवड़ मेला को समापन कराने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यूपी से सटा बॉर्डर है और इसमें मंगलौर थाना आता है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई इस बीच में, इसलिए मंगलौर थाने का और हमारे बिजली विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिजली विभाग का भी और अपना बिजली विभाग वगैरह का जो है, सबका जो है हौसला अफजाई होती है। तो वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का दावा है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों में गंगा के प्रवाह में भूजल का योगदान है, न कि ग्लेशियरों के पिघलने का। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने पहली बार गंगा नदी और हिमालयी उद्गम से लेकर उसकी सहायक नदियों का जो है विश्लेषण किया है। उनका दावा है कि गर्मियों और ठंड के महीनों में गंगा नदी कैसे जीवित रहती है, इसको वैज्ञानिकों ने शोध किया है। शोध वैज्ञानिकों के अनुसार भूजल नदी के मध्य भाग उसके जलस्तर को 120% तक बढ़ा देता है, जबकि गर्मियों के दौरान नदी का 58% से अधिक पानी वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हिमालयी ग्लेशियरों को कोई खास योगदान नहीं होता। साथ ही उन्होंने बताया कि गंगा का प्रभाव मुख्य रूप से पटना तक भूजल मिलता है। अपर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल के द्वारा वाटर डाइवर्ट की जाती है विभिन्न कार्य के लिए, और जो छोटी नदियां हैं उनमें प्रवाह का कम होना, तो ये हम लोग के लिए चिंता की विषय है। और इसके साथ ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार के जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो एक्सप्लोरेटरी और मॉनिटरिंग वेल्स हैं, हम लोगों ने उनका भी अध्ययन लास्ट 20 साल के डेटा पे किया। इन डेटा से ये प्रतीत होता है कि जो हमारा भूजल है वो स्थिर बना हुआ है और निरंतर गंगा नदी को पानी सप्लाई कर रहा है।
प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने सहित कई अन्य समस्या देखने को मिल रही है। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने पूरे मामले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार के विधायक खुद कई बार विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कहीं की बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, नालियों की सफाई न होने से नालियां चौक हो रही हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि मानसून को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूं, डांट के समझा चुका हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है, डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। कालाडूंगी में भी देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है तो कहीं पोल्ट्री फार्म भी जलमग्न होने के कारण तबाह हो गए हैं, जिसके चलते किसानों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं पोल्ट्री फार्म से अपनी जीवन आजीविका कमा रहे राजू तिवारी को 10 लाख का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बाद बारिश होने के कारण दो पोल्ट्री में, हमारी पोल्ट्री में 6000 बच्चा था, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। पूरे बच्चे मर गए हैं और करीब 10 लाख का नुकसान होता है। श्री हेमकुंट साहब की पवित्र यात्रा पूरे उत्साह और भक्ति के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन कर चुके हैं। सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक श्री हेमकुंट साहिब अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। इस वर्ष अनुकूल मौसम ने यात्रा को और भी सुगम बनाया है। सामान्य वर्षा और सुव्यवस्थित मार्ग प्रबंधन के कारण ऋषिकेश से गोविंद घाट तक का पर्वतीय मार्ग सुरक्षित और निर्बाध बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले छोटे मोटे भूस्खलनों को त्वरित कार्रवाई द्वारा शीघ्र हटाया गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हुई है। हेमकुंट घाटी में इस समय प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में है। दुर्लभ और पवित्र ब्रह्मा कमल सहित रंग बिरंगे फूलों की छटा श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही है। श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधक ट्रस्ट द्वारा लागू किए गए नियमों और व्यवस्थित प्रबंधन के कारण यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस अनुकूल मौसम का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंट साहिब की पवित्रता और हिमालय की शांति का अनुभव करने का यह एक सुनहरा अवसर है। यह यात्रा 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी, इसलिए भक्तजन समय रहते दर्शन का लाभ उठाएं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।